परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में सामने उभर कर के आ रहा है। कृषि वैज्ञानिकों का यह मानना है कि पिछले 50 सालों में जो वर्षा चक्र है उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है, जिससे खाद्यान्न उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। यह माना जा रहा है कि साल 2050 तक पूरी दुनिया की जो आबादी है वो लगभग 9 अरब के करीब पहुँच जाएगी। ऐसे में दुनिया के सामने खाद्य संकट एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आएगा। हम बात इस समय क्लाइमेट चेंज की कर रहे हैं और इस समय मैं मौजूद हूँ बस्ती जनपद के सदर ब्लॉक के गौरा गाँव में। अभी पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश भीषण सूखे की चपेट में है। एक बार बारिश हुई, उसके बाद फिर बारिश का नामो-निशान देखने को नहीं मिला। ऐसे में जो खरीफ की फसल लेने वाले किसान हैं, वह मायूस नज़र आए क्योंकि जो खरीफ की फसल है, वह पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर है। इसमें से 4 से 5 ऐसी फसलें हैं, जो केवल और केवल मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर हैं। तो इस दशा में जब बारिश नहीं हो रही है, तो किसानों का पूरा विश्वास नहरों से छोड़े गए पानी पर होता है या बिजली से चलने वाले मोटर्स पर होता है। लेकिन इसकी भी हालत ख़राब है। अभी मैं गौरा गाँव में हूँ और एक नहर में हूँ। इस नहर का नाम क्या है, कहाँ से जुड़ा है और नहर की हालात क्या है? नहर में पानी कितने दिनों से नहीं छोड़ा गया? किसान वास्तव में धान की रोपाई कर पाए, नहीं कर पाए? धान की रोपाई ना कर पाने की स्थिति में उनके सामने क्या ऑप्शन होगा? उसके लिए हमारे बीच में एक एक्सपर्ट किसान हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। वो प्रगतिशील किसान के रूप में भी जाने जाते हैं और इनके एक्सपीरियंस, इनके अनुभव और इनके जो सुझाव हैं वह समय-समय पर सरकार और जिला प्रशासन भी लेती रहती है। तो हम शामिल करेंगे राममूर्ति मिश्रा जी को और जानने की कोशिश करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में वर्षा चक्र में परिवर्तन आया है, जो कम बारिश हुई है, उससे धान की फसल पर खेती पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो सबसे पहले आपका स्वागत है और ये बताएँ कि जो इस साल बारिश की स्थिति है, कैसी रही है और धान की खेती करने वाले किसानों पर इसका क्या प्रभाव है? इस वर्ष बारिश की स्थिति बहुत ही दयनीय रही है। पूरे मानसून में केवल 2 दिन 1 और 2 जुलाई को यहाँ बारिश हुई है। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, इतनी हुई थी कि लोग अपने खेतों की जुताई और थोड़ी बहुत रोपाई कर लें। उस समय लोगों लोगों की पूरी नर्सरी भी नहीं तैयार थी, जो बहुत जल्दी नर्सरी डाले थे वो तो रोपाई कर लिए। उसके बाद से आज तक एक बूँद भी पानी यहाँ बारिश नहीं हुई है। जहाँ तक अन्य संसाधनों की सिंचाई के अन्य संसाधनों की बात है, अन्य संसाधन में हमारे गाँव में बभनान डिवाई एक जिस नहर नहर आई में है। हम लोग खड़े हैं, ये बभनान डिवाई के नाम से जानी जाती है। बभनान से निकलकर गणेशपुर के उधर जाके रवई नाले में मिल जाती है और इस नहर में लगभग 6 महीने हुए, जनवरी में जब गेहूँ की फसल थोड़ी-सी बड़ी हुई थी, तब इतना पानी आया था कि पूरा नहर टूट करके हम लोगों का करीब 250 बीघा जलप्लावन हो गया था और एक भी किलो अनाज लोगों को नहीं मिला उस गेहूं से। उस जनवरी के बाद से आज तक एक बूंद पानी इसमें नहीं आया हुआ है, जबकि सरकार का निर्देश भी था कि गर्मी में सारी नहरें चालू कर दी जाएं, जिससे सारे गड्ढे भर दिए जाएं नहरों से, जिससे जो है पानी की जो समस्या जानवरों को पक्षियों की थी वो दूर हो। हमने इसके लिए किसान दिवस पे आग्रह भी किया था और वहाँ नहर विभाग वालों ने आश्वासन भी दिया कि जल्दी ही पानी हम नहर में लाएंगे, लेकिन आज तक एक बूंद पानी नहीं आया। अभी पिछले किसान दिवस पर मैंने व्यक्तिगत रूप से सीडीओ महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही थी, मैंने कहा था और सीडीओ महोदय के से एसडीओ सिंचाई विभाग ने ये वादा किया कि 1 हफ्ते के अंदर हम नहर में पानी पहुंचा देंगे वहां तक, लेकिन आज तक एक बूंद पानी यहाँ इस नहर में नहीं आया है और पूरे सारा धान यहाँ सूख रहा है। जहाँ तक बिजली की बात है, सिंचाई के अन्य संसाधन में बिजली जो है इस समय हमारे यहाँ इतनी डिम आ रही है कि उससे 7 वाट का एलईडी बल्ब जलना मुश्किल है और उसका कूलर का टुल्लू पंप नहीं चल रहा है और घर में टुल्लू पंप जो लगा है पानी पहुंचाने को वो तो नहीं चल रहा है। बोरिंग चलने की तो कोई बात ही नहीं है। नहर की भी स्थिति बहुत खराब दिख रही है, तो नहर सफाई में नहर में आज कितने साल हो गए आप देख लीजिए, इतनी झाड़ झंकार है। इसीलिए नहर विभाग वाले इसको जो है लापरवाही कारण इधर पानी इसीलिए नहीं है, ऐसा लगता है इसीलिए नहीं इधर भेज रहे हैं कि इधर जैसे ही पानी आएगा, नहर कहीं कोई साफ है नहीं, तो वो पानी रुकेगा और पानी जब रुकेगा फ्लो नहीं बनेगा तो कहीं काट देगी। इससे नहर वालों को दिक्कत होगी, इसलिए इधर पानी जानबूझ कर नहीं आने दे रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है।
तो आप देख सकते हैं जहाँ एक तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश भीषण सूखे की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिजली भी किसानों को छल रही है। राममूर्ति मिश्रा जी का कहना है कि 7 वाट का बल्ब भी जलना मुश्किल है, कूलर का पंप चलना मुश्किल है और नहरों में पानी 6 महीने से ऊपर हो गया, नहीं छोड़ा गया और नहरों की सफाई नहीं हुई है। ऐसी दशा में जो धान की खेती करने वाले किसान हैं, वो उस ज़ाहिर तौर पर है कि आने वाले दिनों में उनकी भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। सरकार अगर समय से किसानों के इस हालात को पर नहीं चेती तो निश्चित तौर पर किसान पलायन करने को मजबूर हो जाएँगे। अभी जलवायु परिवर्तन पर भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि किसान जलवायु परिवर्तन की दशा में, वर्षा चक्र के परिवर्तन की दशा में किस तरह की खेती करें और किस तरह के फसलों को अपनाएँ जिससे वह कम पानी में, कम सिंचाई के इस अवस्था में, कम बारिश की अवस्था में उत्पादन ले पाएँ अपने परिवार का और देश दुनिया की बढ़ रही आबादी का पेट भर पाएँ। तो अभी हम चलेंगे ऐसे खेतों की तरफ से आपको दिखाएँगे कि बारिश के क्या हालात हैं, फसल की क्या जिन हालात हैं। किसानों ने धान की रोपाई की है उसका सीधा आप उदाहरण दे सकते हैं। इस खेत की पपैयाँ बता रही हैं कि किस तरीके से भीषण सूखे की चपेट में है। इसकी आवाज़ मैं सुनाऊँगा इन पपड़ियों की। आप देखिए इन पपड़ियों की जो आवाज़ है, इन पपड़ियों की आवाज़ आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पपड़ियाँ पर के और खेतों में दरार पड़ गई है। यह ये बता रहा है कि जो किसान धान की रोपाई कर भी चुके हैं, उनकी फसल निश्चित तौर पर आगे पैदावार देगी भी या सूख जाएगी। तो अभी हमारे साथ किसान राममूर्ति मिश्रा जी हैं और अभी हमने चर्चा की है नहरों की स्थिति की, सिंचाई की व्यवस्था की स्थिति की। अब जानेंगे कि अगर कम बारिश हो रही है, कम बारिश की दशा में किसान क्या करें जिससे आने वाला जो खाद्यान्न संकट है, उससे वह खुद तो उबर पाएँ, बाकी देश के दूसरे लोगों के पेट भरने का ज़िम्मा है, उसको भी पूरा किया जा सके। तो सर अभी तो हम लोग देख रहे हैं आपके खेत के हालात, तो इस स्थिति में आप क्या कुछ कर पा रहे हैं जिससे जो आपकी धान की फसल से पैदावार नहीं मिलने के आसार हैं, उसकी जगह पर आप कैसे अपना पेट और लोगों का पेट भर पाएँगे? देखिए, मैं करीब 7 एकड़ धान की रोपाई किया हूँ, लेकिन जिस तरह से मौसम और वर्षा का आसार नज़र आ रहा है, उससे ये लग रहा है कि हम फसल ले नहीं पाएँगे और ये सूखे से प्रभावित आप देख लीजिए, ये इसमें पपड़ियाँ पड़ी हुई हैं इन पपड़ियों में अब ये कोई दम नहीं रह गया, धान में कोई टिलरिंग नहीं हो पा रही, नमी की कमी के कारण, ये सूख रहे हैं अब धान सूखने की स्थिति में आ गया है। ऐसी स्थिति में अब हम लोगों को कुछ ऐसा विकल्प इसका तैयार करना चाहिए, जो खरीफ में कम पानी में या बिल्कुल कम बिना पानी के हमें उत्पादन दे सकें, जिससे हमारा भी काम सके और क चल सके और हम अन्य लोगों का भरण-पोषण भी कर सकें। इन परिस्थितियों में हम जैसे मिलेट्स की खेती है, मिलेट्स के लिए मैंने प्रयास किया है, करीब 2 एकड़ मिलेट्स मैंने लगाया है। जब देखा बारिश के आसार बहुत खराब हो गए, तो मैंने रोपाई बंद कर दी और मिलेट्स के लिए मैंने अभी हाल ही में जबकि हालाँकि लेट हो गया चूँकि पहले रोपाई की व्यवस्था में थे, जब बारिश नहीं हुई, तो मैं उसके विकल्प के रूप में मिलेट्स की खेती 2 एकड़ में किया हूँ। इस वर्ष हमारे पास बीज की मात्रा भी प्रचुर हो जाएगी और मैं अपने वैज्ञानिकों से भी ये निवेदन करूँगा कि कुछ ऐसी तकनीक ऐसी वैरायटी ऐसी प्रजातियों का इजाद करें, जो कम पानी में और कम समय में इस खरीफ के फसल में भरपूर उत्पादन दे सके, जिससे किसानों का भी लाभ हो सके और लोगों का भरण-पोषण भी हो सके। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा किन-किन किस्मों की खेती करते थे धान की और कितना आप बेच पाते थे? जैसे पहले तो हम करीब ये समझिए करीब 70 से 75-80 कुंतल तक अपने खाने को रखने के लिए बाद, जबकि जी। 25 से 30, 25, 20-25 कुंतल धान अपने लिए रख लेते थे। 75 कुंतल धान मैं बेचता था। लेकिन इस वर्ष तो मैं समझता हूँ 25, 30, 40 के रेशियो में आ जाएगा। और अब धान पे हम लोग आसरा भी छोड़ दिए हैं। धान का सहारा मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा। अब हम लोग किसी मोटे अनाज पे या इस तरह की खेती पे ज़्यादा जोर दें, जिससे कम पानी में, कम मेहनत में अधिक उत्पादन करके लेकिन इसमें एक बाधाएँ और आ रही है। मिलेट्स में भी एक बाधा आ रही है कि भी अभी हमारे इस पूर्वांचल में कहीं इसके प्रोसेसिंग का कोई प्लांट नहीं है। हम मान लीजिए पैदा कर लें, मिलेट्स हमारे सावा और मड़ुआ और कुटकी वगैरह हमारे यहाँ पैदा भी हो जाए, तो इसके प्रोसेसिंग के लिए, इसका वैल्यू एडिशन करने के लिए कोई भी व्यवस्था हमारे इस पूर्वांचल में नहीं है। मैं सरकार से और जिला प्रशासन से ये निवेदन करूँगा
कि छोटी-छोटी कुटीर उद्योग के रूप में छोटी-छोटी यूनिटों का किसानों को में वितरित करें, जिससे छोटे-छोटे यूनिट लगा करके इनकी प्रोसेसिंग भी कर सकें, इसका वैल्यू एडिशन बना सकें, जिससे उनको अपनी फसल का भरपूर लाभ मिल सके। तो अभी हमारे साथ राममूर्ति मिश्रा जी थे और उनके खेत में खड़े हैं। इनके खेत में पड़ी दरारें, पपड़ियाँ इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि धान की खेती करने वाले किसान पूरी तरीके से मायूस हैं। धान की फसल पूरी तरीके से चौपट होने के कगार पर है। इन्होंने बताया कि हर साल वो लगभग 70 क्विंटल धान बेचते थे। तो निश्चित तौर पर अपने खाने भर के बचाने के बाद जितने धान बेचते थे, वह कहीं न कहीं किसी तरीके से ही दूसरे का पेट भरने का काम करता था। अब जब इस साल यह धान की फसल नहीं ले पा रहे हैं, तो वह 70 कुंटल जिसके ज़रिए दूसरे लोगों का पेट भरते थे, निश्चित तौर पर उनके सामने खाद्यान्न संकट होगा। तो अभी हम जो जलवायु परिवर्तन पर बातें कर रहे हैं, बड़े-बड़े एसी रूम में बात कर रहे हैं, बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम कॉन्फ्रेंस ना करके हमको अब सीधे तौर पर ज़मीनों पर उतर करके क्रियान्वयन करना होगा। एसी का प्रयोग कम से कम करना होगा। पेड़ों को लगाने के बाद उसके संरक्षण पर उसको बड़ा करने की तरफ काम करना होगा। हम जब तक जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण को लेकर सिर्फ़ एसी हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में अपनी बात रखेंगे, तब तक ये समस्या आती रहेगी। इस समय हम लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के कड़े गर्मी में खड़े हैं और दोनों लोगों को आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पसीने से तर-बतर हैं और ऐसी स्थिति में जब एक किसानों से जुड़ा पत्रकार आपके हित की बात करे, हो सकता है लग रहा हो कि ये किसान की समस्या है, लेकिन अगर किसान अपने खेत में पैदा नहीं करेगा, उपजाएगा नहीं, मार्केट में बाज़ार में बेचेगा नहीं, तो आप भले ही शहरों में निवास करते हो, भले लाखों रुपए की आपकी आमदनी हो, भले ही करोड़ों रुपए की महँगी गाड़ियों से आप चलते हो, लेकिन आपके पेट में जो अनाज जाता है, वह इसी किसान की बदौलत जाता है और निश्चित तौर पर इसके लिए कहीं न कहीं आप किसान से ज़्यादा उत्तरदायी हैं क्योंकि आपकी ही खड़ी हुई करी की हुई समस्या से आज किसान जूझ रहा है और किसान अगर परेशान होगा तो निश्चित तौर पर आपके भूखों मरने की नौबत आएगी। ऐसे में अभी समय है अपने आस-पास पौधे लगाएँ कम से कम एसी का इस्तेमाल करें, कम से कम वाहन का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जिससे हम क्लाइमेट चेंज की दिशा में कुछ योगदान कर पाएँ और हम उन लोगों से भी बड़े-बड़े एनजीओज़ से, बड़े-बड़े सामाजिक संगठनों से, सरकारी संगठनों से गुज़ारिश करेंगे अब वह समय नहीं रहा कि आप क्लाइमेट चेंज पर बड़े-बड़े दस्तावेज़ तैयार करें, मोटी-मोटी किताबें लिखें। अब समय है कि हम फील्ड में उतरें और हम अब कार्रवाई करें क्लाइमेट चेंज मौसम परिवर्तन में आ रहे बदलाव को रोकने के लिए, वर्षा चक्र में आ रहे बदलाव को रोकने के लिए। ऐसा अगर नहीं हुआ तो साल 2050 तक जब हमारी आबादी दुनिया की आबादी लगभग 9 अरब होगी, तो उसमें से आधी से भी ज़्यादा आबादी भूखों मर रही होगी। मैं बृहस्पति कुमार पांडे, बस्ती जनपद से।